नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन नयन। आइए बात करते हैं एनएमपी यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में, जिसे हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया। सरकार यह दावा करती है कि इसके तहत अलग अलग सेक्टर्स की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में शेयर बेचकर या लीज पर देकर कुल 6 लाख करोड़ रुपए यानी $81 मिलियन जुटाएगी, जिसका इस्तेमाल देश के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाएगा। साथ ही सरकार इसे सरकारी संपत्ति का प्राइवेटाइजेशन नहीं बल्कि मोनेटाइजेशन करती है, जिसे 4 सालों के लिए प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जाएगा। पर हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े फैसले होने के बाद भी भारत की मीडिया इसके अंदर छुपे सवालों को छेड़ने की जरूरत नहीं समझती और इसे भी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक बताकर छोड़ दिया। आइए आज के इस वीडियो में गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या असल मायने इस पूरे नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का और इनमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसे सरकार नहीं बता रही है या यूँ कहें कि सरकार बताना नहीं चाहती। आइए जानते हैं। दोस्तों, मॉनेटाइजेशन का बेसिक सा मतलब है मौद्रिकरण, यानी कि पैसे बनाना, पैसे कमाना। सरकार ने एनएमपी प्रोजेक्ट्स में 13 ऐसे पब्लिक सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिसका मॉनेटाइजेशन किया जाना है, जिसमें रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, स्टेडियम जैसे एसेट शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते समय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एनएमपी ब्राउनफील्ड एसेट्स हैं जहां पहले इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, पर वे या तो बेकार हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, जिसे पूरी तरह से मॉनेटाइज नहीं किया जा सका है। सरकार इनमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाकर इसे बेहतर ढंग से मॉनेटाइज कर सकेगी, जिसका इस्तेमाल देश के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जा सकेगा। आइए जानते हैं ब्राउनफील्ड एसेट्स और ग्रीनफील्ड एसेट्स में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ब्राउनफील्ड एसेट्स बेसिकली वैसे एसेट्स हैं जहां पे पहले इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, पर वे या तो बेकार हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, जिससे पूरी तरह से मॉनेटाइज नहीं किया जा सका है। तो इन ग्रीनफील्ड एसेट्स वैसे एसेट्स हैं जिसकी बुनियादी ढांचे को स्क्रैच से बनाया जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। दोस्तों, सरकार जिन एसेट्स को मॉनेटाइज करने जा रही है उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि उसे एक साथ समझना आसान नहीं, पर उसे ब्रेकडाउन को समझे तो इसमें साल 2025 तक इन 4 सालों में 1,60,200 करोड़ की रोड प्रॉपर्टी को मॉनेटाइज किया जाएगा। एनएमपी डॉक्यूमेंट के अनुसार इन 4 सालों के ड्यूरेशन में जिन सड़कों का मॉनेटाइजेशन किया जाना है उसकी कुल लंबाई 26,700 किलोमीटर है, जो कि पूरी नेशनल हाईवेज का 22% है। अगर भारतीय रेलवे की बात करें, जिसे सरकार मॉनेटाइज करने जा रही है, उसकी कुल कीमत इन 4 सालों में 1,52,000 करोड़ से भी अधिक है। इन 4 सालों में एनएमपी के अनुसार 400 रेलवे स्टेशन, 9 पैसेंजर ट्रेन, 265 गुड्स ट्रेनें, 1400 किलोमीटर का एक रूट, कोंकण रेलवे का 741 किलोमीटर, 15 रेलवे स्टेशन और सेलेक्टेड रेलवे कॉलोनीज के साथ हिल रेलवे जैसे एसेट्स इसमें शामिल हैं। एनएमपी डॉक्यूमेंट के अनुसार साल 2022 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर के इन 4 सालों में 1,52,496 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 17,810 करोड़ इसी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, 57,222 करोड़ अगले फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, 44,907 करोड़ 23-24 में और 32,557 करोड़ 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं अगर पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो सरकार 28,608 सर्किट की प्राइवेट कंपनीज को देने जा रही है, जिससे लगभग 45,200 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि 6 गीगाबाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करने से सरकार 39,832 करोड़ कमाएगी। इसके अलावा 20,782 करोड़ की एयरपोर्ट और अदर एयरपोर्ट एसेट्स के साथ साथ 28,747 करोड़ की कोल माइनिंग, 35,100 करोड़ की टेलीकॉम, 12,828 करोड़ की पोर्ट्स, 28,900 करोड़ की वेयर हाउसिंग एसेट्स, 15,000 करोड़ की होटल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के साथ 3 अदर स्टेडियम्स जिसकी वैल्यू 11,400 करोड़ है, प्राइवेट कंपनीज को सौंपने जा रही है। सरकार इस एनएमपी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते समय यह बार बार दोहराती रही कि यह सरकारी संपत्ति का प्राइवेट कंपनी के हाथों बेचना नहीं, बल्कि सरकार इस योजना के तहत ब्राउनफील्ड एसेट्स को कुछ समय के लिए प्राइवेट कंपनीज को देंगे, जिसके बदले में प्राइवेट कंपनी से कुल 6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। इसके साथ साथ सरकार यह भी दावा करती है कि इन सारे एसेट्स का ओनरशिप प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कुछ सालों बाद इन सारे प्रोजेक्ट्स के रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार वापस ले लेगी, पर यह समय सीमा कितना लंबा होगा यह सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बीच समझौतों पर निर्भर करेगा। पर अभी के लिए सरकार इसकी समय सीमा 4 साल होने का दावा करती है। अब ये जानते हैं कि इस पूरे एनएमपी प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी मार भारत की आम जनता को झेलना पड़ सकता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवेज की 26,700 किलोमीटर की सड़कें प्राइवेट कंपनीज को देने जा रही है, जिसे सरकार 1,60,000 रुपये जुटाएगी। यह सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, पर प्राइवेट कंपनीज इतनी मोटी रकम अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो भी किसी न किसी तरह से आम जनता से ही वसूलेगी। मतलब ये कि प्राइवेट कंपनीज नेशनल हाईवेज की सड़कों का कितना बढ़िया ढंग से मेंटेनेंस करेंगी, इस पर तो डाउट है, पर इतनी मोटी रकम सरकार को चुकाने के लिए और खुद प्रॉफिट में रहने के लिए टोल टैक्स तो बढ़ाएंगे ही, साथ अब छोटे सफर में ही बहुत सारे टोल प्लाजा से गुजरना पड़ सकता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो अब लोगों को इन सड़कों पर से गुजरने के लिए
कई गुना ज़्यादा टोल टैक्स देने पड़ेंगे, जिससे कि पैसेंजर्स का किराया ही नहीं बल्कि गुड्स और सर्विसेज के दाम भी बढ़ेंगे। तो वहीं सरकार नए पैसेंजर ट्रेन, 400 रेलवे स्टेशन सहित अन्य रेलवे एसेट्स प्राइवेट कंपनी को देकर 1,52,000 करोड़ कमाएंगे। मतलब साफ है, पैसेंजर ट्रेन में आज जो आम जनता बहुत ही कम पैसे में सफ़र करती हैं, उन्हें साफ सफाई के नाम पर अपनी पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी और वे यह समझ ही नहीं पाएंगे कि वे भारतीय रेल में सफ़र कर रहे हैं या कोई वर्ल्ड क्लास यूरोपियन ट्रेन में। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन के टिकट के दाम भी चकाचक स्टेशन के नाम पे बढ़ेंगे। तो वहीं तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शायद यह भूल रही है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का एम सिर्फ पैसे बनाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर के लिए भी होता है। पब्लिक सेक्टर का एम सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट का भी होता है। इसलिए तो वहाँ लोगों को जॉब मिल सके, इसलिए वहाँ रिजर्वेशन होती है। पर जैसे ही ये सारे एसेट्स इंक्लूडिंग रेलवे प्राइवेट हाथों में जाएंगे तो ना ही ये जॉब्स बचेंगी और ना ही रिजर्वेशन। सरकार इस पूरे एनएमपी को लॉन्च करते समय यह बताना भूल गई कि इन सारे एसेट्स को प्राइवेट हाथों में देने से कितने हजारों लाखों लोग जो इन सेक्टर्स में अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाएंगी। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि प्राइवेट कंपनीज भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो हाँ, बिल्कुल करती है, पर क्या हाल होता है इन कंपनीज के साथ काम करने में, यह कोई नई बात तो है नहीं। प्राइवेट कंपनीज यह हर समय प्रयास करती है कि एम्प्लॉयज की सैलरी कम से कम हो, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। दोस्तों, अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में तो छुपे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इन सवालों को छेड़ने की जरूरत नहीं समझती। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स की प्रॉपर्टी को अनलॉक कर दिया है, अब हम और आप जैसे लोग तो इस मेगा सेल में हिस्सा लेने का हैसियत रखते नहीं है। मतलब साफ है, सरकार इन सरकारी संपत्ति को गिने चुने लोगों के हाथों में सौंपने जा रही है। और ये गिने चुने लोग कौन है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही जानते हैं। जिससे सिस्टम में मोनोपोली आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट सर्विसेज, फेयर चार्जेस और अदर फैसिलिटीज में पड़ सकता है। सरकार कहती है कि वे उन एसेट्स को प्राइवेट कंपनी को सौंपेंगे जो बेकार हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, और फिर उसे वापस ले लेंगे। पर सवाल यह है कि इतने कम समय के लिए कोई कंपनी अपने पैसे इसे ठीक करने में क्यों लगाएगा, और अगर लगाया तो इसे वापस देने क्यों आएगा। तो ही एक तरफ सरकार अपनी एफिशिएंसी का तारीफ करते हुए कहती है कि उन्होंने इतने कम समय में इतने किलोमीटर सड़कें बनाई है, इतने रेलवे ट्रैक्स बिछाए हैं। पर जब बात आती है जनता के पैसे से बने सड़कें और रेलवेज के रखरखाव और चलाने की, तो वही सरकार प्राइवेट हाथों में बेचते समय प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी, बेटर मैनेजमेंट, इन्हांसमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग करके उनकी तारीफ करने लगती है। अगर सचमुच ऐसा है तो क्यों सरकार अपने उन बुनियादी ढांचों को चलाने की अपनी कार्य क्षमता को नहीं बढ़ा सकती। दोस्तों, दिसंबर 2014 में पीएम मोदी जी ने वाराणसी में रेलवे को अपना पहला प्यार और रेलवे के प्राइवेटाइजेशन होने को अफवाह बताया था। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया था कि उनसे ज्यादा रेलवे को कोई और प्यार नहीं कर सकता है, मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। पर 2021 आते आते इन 7 सालों के दरमियान मोदी जी देश को यह समझाने लगते हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। वे कहते हैं कि आज देश भर में सरकार के अंडर ढेर सारे अंडर यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं, जिसे नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में शामिल किया जाएगा। आज देश में सरकार के नियंत्रण में बहुत सारे अंडर यूटिलाइज और अनयूटिलाइज एसेट्स हैं। इसी सोच के साथ हमने नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। ऑयल हो, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, ऐसे करीब 100 एसेट्स को मोनेटाइज करने का लक्ष्य हमने रखा है। पर क्या वे कभी ये बता पाएंगे कि उनके पहले प्यार का फिर क्या हुआ, उनका क्यों प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। दोस्तों, अगर मैं अपनी राय बताऊं तो मेरे हिसाब से अभी ये एस्टिमेट करना कि यह काफ़ी अच्छा प्लान है या बिल्कुल ही बेकार है, यह गलत होगा। क्योंकि हम इसे सिर्फ यह मानकर मास्टर प्लान नहीं कह सकते कि इससे सरकार को 6 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एस्टिमेट किया गया है, अनुमान लगाया गया है। असल में जब इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तब पता चल सकेगा कि यह वाकई में मास्टर प्लान था या सिर्फ एक जुमला। पर इन सबसे दूर मेरा मानना यह है कि इसे इम्प्लीमेंट करते समय सरकार को यह आवश्यक रूप से इसका ख्याल रखना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 लाख करोड़ रुपए चुकाने और अपने मनमाने फायदे के चक्कर में देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को ना ही तबाह कर दे और ना ही देश की जनता को इन सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएं जिससे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही गिर जाए और उनके पास अपने बेसिक सी चीज़ों पर भी खर्च करने के लिए पैसे की कटौती करनी पड़े। इसके लिए सरकार को समय समय पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए।
उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो एक जिम्मेदार नागरिक के साथ ही एक जागरूक नागरिक भी हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे NMP प्रोजेक्ट्स को लेकर, यह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे इसी तरह केवल एक्सपेरिमेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।